नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विदाउट हेजिटेशन में। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स टॉपिक सेट। तो आज हम चर्चा करेंगे उपसमुच्चय यानी सबसेट क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके क्या एग्जांपल्स होंगे, उनको किस प्रकार निरूपित करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि इस उपसमुच्चय का मतलब होता क्या है। तो उपसमुच्चय का मतलब दोस्तों होता है उप यानी होता है इससे छोटे वाला, किससे आगे क्या लिखा है आपका समुच्चय, यानी कि समुच्चय का छोटा रूप आपका उपसमुच्चय कहलाएगा। तो उपसमुच्चय का मतलब होता है समुच्चय का छोटा रूप। आप देखते हैं इसकी परिभाषा कि समुच्चय आखिर होता क्या है, उपसमुच्चय क्या होता है। तो उपसमुच्चय यानी कि सब सेट। तो एक तो सेट होगा, क्या होगा सेट क्या है समुच्चय और उसके छोटा समुच्चय, यानी कि एक पूरा समुच्चय होगा और एक समुच्चय ऐसा होगा जो कि उससे ही बना हुआ होगा। छोटे समुच्चय का मतलब है यहाँ पर ये जो समुच्चय होगा हमारा उप समुच्चय वो मेन यानी मुख्य समुच्चय से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव मुख्य समुच्चय में विद्यमान होते हैं वह उसका उप समुच्चय कहलाता है। कैसे देखते हैं। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी, उपसमुच्चय की परिभाषा होगी कि वह छोटा समुच्चय जिसके सभी अवयव मुख्य समुच्चय में हो उपसमुच्चय कहलाता है। मुख्य अवयव कौन सा होगा जिससे ये बना होगा। जैसे हम देखते हैं दैनिक जीवन में देखें कि हमारा जो उपसमुच्चय वो कहाँ काम आ रहा है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर जो बैठे हुए बच्चे हैं वो सभी, मान लीजिए यहाँ पर ये गोला है, इसके अंदर सभी विद्यालय, एक विद्यालय है उसके सभी बच्चे इस गोले में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं, विद्यालय के सभी बच्चे हैं। तो ये क्या हो गया सेट हो गया। अब मैं कहूं कि इसमें 6ठी क्लास के बच्चे भी बैठे हुए हैं या फिर 11वीं क्लास के बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। तो जो 11वीं क्लास है इसमें 11वीं क्लास के बच्चे कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो हमें मानते हैं कि इस गोले में मान लीजिए कक्षा 11 के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो इस गोले के अंदर तो एक गोला किसमें है, पूरी विद्यालय के अंदर है। ठीक है, विद्यालय के बच्चों में 11वीं कक्षा के भी बच्चे विद्यमान होंगे। तो हमारे 11वीं कक्षा के बच्चे जो हैं वो इस समुच्चय में क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय हो जाएंगे। जैसे हमने लिया r इज इक्वल टू, आर क्या होता है आपका रियल नंबर होता है। तो r क्या होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r बराबर हमने ले लिया x, जहां x बिलोंग्स टू r, यानी कि इसमें सभी वास्तविक संख्याएं विद्यमान हैं। ठीक है, अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आती है आपकी, परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्या भी आती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, इसकी उप समुच्चय हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं q इज इक्वल टू x, इस प्रकार है कि x का समुच्चय है जहां x बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, x बिलोंग्स टू q। तो ये जो q है यहां से जो ये समुच्चय है x q का समुच्चय, ये क्या इसी में विद्यमान है क्या, बिल्कुल ये समुच्चय इसमें भी विद्यमान है। तो ये जो q समुच्चय है वो r समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है, जिसको हम लिख सकते हैं q सबसेट ऑफ कैपिटल R। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। ये किसका चिन्ह है, ये चिन्ह आपका उप समुच्चय का सबसेट। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है उप समुच्चय को। तो यहां से देखो आपका जो q है ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये ठीक है। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो r में परिमेय संख्याएं भी विद्यमान है, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी विद्यमान होंगी। तो जो आपका q है x, ये सेट है q सेट, वो क्या हो जाएगा r का उप समुच्चय हो जाएगा, यानी कि यह समुच्चय इसी में विद्यमान है, ये इसके सभी अवयव इसी में विद्यमान होंगे। तो यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है, सबसेट कहलाता है। यह आपको समझ आ गया होगा। सबसेट को कैसे लिखते हैं, तो जैसे ये इसका उप समुच्चय है तो इसको लिखेंगे q, इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे जिसको बोलते हैं उप समुच्चय का चिन्ह। तो q सबसेट है r का। ठीक है, r क्या है रियल नंबर का सेट, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो q समुच्चय है, उप समुच्चय है r का, इसको ऐसे पढ़ते हैं। उप समुच्चय की मुख्य परिभाषा को देखते हैं। मुख्य परिभाषा इसकी इस प्रकार है कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय कोई भी मानेंगे, ए समुच्चय मानेंगे, जैसे कि हमने यहां माना है ए समुच्चय कोई भी आपका
जिसमें एलिमेंट है उसका ए, और बी समुच्चय हमने माना ए बी उसमें अवयव है। ठीक है, हमने दो समुच्चय माने ए और बी। तो कोई यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इस ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, बी का भी एक अवयव, ध्यान रखना है यहाँ पे, बी का भी एक अवयव यानी कि उसका भी एक अवयव है, यानी कि बी में जो आपके एलिमेंट है वो और भी है, यानी कि बी में और अधिक एलिमेंट है जिसमें ए के भी एलिमेंट शामिल है। ठीक है, तो बी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। अगर ए के प्रत्येक अवयव आपके समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको अच्छे से और देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अर्थात हम दो सेट लिया, ए इज इक्वल टू है ए सेट हमने लिया जिसका समुच्चय में जो अवयव है वो ए है। ठीक है, स्मॉल है। दूसरा समुच्चय बी लिया जिसमें हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी, यानी कि इसमें अधिक एलिमेंट होंगे इसमें कम होंगे, और इसके सभी एलिमेंट इसमें विद्यमान होने चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है ए इसमें भी है? बिल्कुल है। तो हम यहां से कहेंगे कि यदि ए बिलोंग्स टू ए तथा ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के अंदर है, तथा ए बिलोंग्स टू बी, क्या ए बी में भी है? बिल्कुल। ए बिलोंग्स टू ए यानी कि ए संबंधित है ए से, या ए के अंदर है, उपस्थित है, विद्यमान है, तो यहां से है, बिल्कुल हम कह सकते हैं है। तथा ए बिलोंग्स टू बी यानी कि ए समुच्चय बी में भी विद्यमान है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आपका ए है, जो ए अवयव है वो बी में भी विद्यमान है। तो इस प्रकार आपका समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या होना चाहिए? उप समुच्चय होना चाहिए। तो इंप्लाइज दैट, तब हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का उप समुच्चय है, ए सबसेट ऑफ बी, ए उप समुच्चय है बी का। इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, इसको इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। ये डबल वाला तीर हमने लगाया यहाँ पर, तो इसका मतलब है, यानी कि अगर ये दिया हुआ आपको तो आप इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर ए उपसमुच्चय है बी का तो इसमें जो उपस्थित होगा कोई भी अवयव ए, तो वो बी में भी आपका उपस्थित होगा। तो यही इस उपसमुच्चय का मुख्य गुण है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए के जो एलिमेंट होंगे वो भी बी के अंदर भी होंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर ए इज इक्वल टू दिया हुआ आपको बी और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है आपका सी और डी, ठीक है, तो यहां से हम देखें कि बी बिलोंग्स टू ए तथा क्या बी इस बी में भी उपस्थित है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी कि बी उपस्थित है ए में लेकिन बी उपस्थित नहीं है बी में। बी ए में तो है लेकिन बी किस में नहीं है? बी में नहीं है। कैपिटल बी यानी कि उस समुच्चय में बी नहीं है। तो हमारा क्या होगा? क्या इसका उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित होने चाहिए थे, लेकिन बी इसमें है इसमें नहीं है, तो ये समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? तब इंप्लाइज दैट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये हमारा सबसेट का चिन्ह है और उस पर तिरछी लाइन खींच देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अगर ये दिया हुआ हो तो इससे हम ए भी निकाल सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट बी है जो कि ए में उपस्थित है लेकिन बी में उपस्थित नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा? ए उपसमुच्चय नहीं होगा बी का। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारी दो कंडीशन हो गई। कंडीशन फर्स्ट इस प्रकार से हो सकता है और कंडीशन सेकंड इस प्रकार से भी हो सकता है। और थर्ड कंडीशन और है कि अगर ए बराबर आपको दिया हुआ हो समुच्चय, मान लीजिए इसमें अवयव ए ही है और बी में भी आपका समुच्चय ए ही विद्यमान है, यानी कि अगर ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी उपस्थित है, यानी कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो और बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर सेट हो जाएंगे, यानी कि इक्वल सेट हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। सेट मान रखें दो, ए बराबर इसमें भी एलिमेंट है बी में भी एक ही एलिमेंट है, ठीक है, दोनों में एक एलिमेंट है। जिस समुच्चय में एक एलिमेंट हो यानी कि एक अवयव हो उसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। तो यहाँ पर दोनों क्या है? एकल समुच्चय है।
जिसमें एलिमेंट भी क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इसका सबसेट है बी का। तो इसको लिखेंगे यदि ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय, तब इसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर कोई दो समुच्चय बराबर होंगे तो जो एक समुच्चय में उपस्थित अवयव होंगे वही आपके बी में उपस्थित होंगे, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन थी। तो इस प्रकार से उपसमुच्चय की हमने आसानी से परिभाषा समझी और फिर उसको एग्जाम्पल से हमने समझा कि उपसमुच्चय कब होगा और उपसमुच्चय कब नहीं होगा। और जब उपसमुच्चय दोनों ही सेट आपस में एक दूसरे के उपसमुच्चय हो तो वो सेट आपस में बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देखते हैं इसमें। सबसेट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमें आवश्यक रूप से जान लेने चाहिए वो इस प्रकार है कि नोट है पहला, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात जो भी समुच्चय होता है वो खुद का भी उपसमुच्चय होता है। यानी कि जब खुद का दूसरा सेट हम बनाए तो उसके सभी अवयव खुद में तो उपस्थित होंगे ही, ये तो सिंपल बात है। तो यहां से आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई सबसेट कोई समुच्चय ए तो उसका जो सबसेट होगा वो खुद भी होगा। तो ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का उपसमुच्चय ए, यानी खुद भी उसका उपसमुच्चय होता है। दूसरा है रिक्त समुच्चय, यानी कि खाली सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं होता है, उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, या तो फाई या फिर खाली मजरा कोष्ठक। तो उसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगर कोई सेट है ए तो उसका रिक्त समुच्चय यानी कि फाई सबसेट होगा ए का। ठीक है, तो फाई सबसेट ऑफ ए। रिक्त समुच्चय भी ए का क्या है, उपसमुच्चय, यानी कि किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है रिक्त समुच्चय। तीसरा है अगर ए बी दो उपसमुच्चय में दिए हुए हो तथा ए सबसेट है बी का, यानी कि ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन ए बराबर नहीं है बी के, यानी कि ए और बी दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, तो जो आपका ए है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी दोनों समुच्चय के अवयव पूर्ण तरीके से बराबर नहीं है, यानी कि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है लेकिन बी के सभी अवयव ए में विद्यमान नहीं है। यानी कि बी में अधिक अवयव है, इसमें जो अवयव है वो सभी बी में है लेकिन बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे उचित उपसमुच्चय। तो ए क्या होता है, इसका बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे बी क्या, ए क्या है, उचित उपसमुच्चय, और जो बी होगा आपका बी वो इस ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, यानी कि इस समुच्चय से कुछ अधिक अवयव इसमें उपस्थित हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बी ए का अधिसमुच्चय होगा। उचित समुच्चय क्या होगा, जब पूरे तरीके से ए सबसेट हो बी का लेकिन दोनों आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है और बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। जैसे ए इज इक्वल टू लिया 1 2 3, इस प्रकार से एक सेट है और बी का सेट इस प्रकार से जिसमें 1 2 3 4 यानी 4 अवयव विद्यमान है। तो ए सबसेट है बी का, ठीक है, यहाँ पे जो ए के एलिमेंट है सभी वो बी में विद्यमान है। देखो 1 2 3 इसमें विद्यमान है, लेकिन जो 4 है वो इसमें विद्यमान नहीं है, यानी कि इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान नहीं है। तो ए बी का तो क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय होगा ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन जो बी होगा वो ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स की, उपसमुच्चय के एग्जांपल्स इस प्रकार के होते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं उपसमुच्चय के उदाहरण। तो पहला उदाहरण में लिया ए संख्या 12 के सभी भाजकों का समुच्चय, यानी कि ए के जितने भी भाजक होंगे, यानी कि एक 12 को जो विभाजित करने वाली संख्याएं हैं उन सभी का एक है समुच्चय। तो कौन कौन सी हो सकती है वो, अर्थात ए बराबर हम लिख सकते हैं 12 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। ठीक है, तो सभी भाजक हो गए 12 के। ठीक है, 1 2 3 4 6 12। तो इस प्रकार से ए जो समुच्चय है उसमें इस प्रकार इतने अवयव विद्यमान होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अवयव इसमें विद्यमान हैं, किसमें, समुच्चय ए में। दूसरा है तथा बी 12 के सभी अभाज्य भाजकों का समुच्चय है। अभाज्य भाजक, तो अब इसमें क्या लेना है, अभाज्य भाजक हमें लेने हैं। तो एक तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 हमारा अभाज्य है, 3 भी हमारा अभाज्य, 5 का भाग नहीं जाता तो वो हमारा अभाज्य 2 और 3 ही है इसमें। ठीक है, तो यहां से
इसमें लिखेंगे, इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, 2 और 3, जो कि अभाज्य भाजक है किसके, 12 के। तो यहाँ से बी के समुच्चय में आएंगे 2 अवयव, 2 और 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी के सभी अवयव इसमें विद्यमान है, 2 और 3 इसमें है, इसमें भी है। तो इसके सभी अवयव इसमें उपस्थित है। तो बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, यानी कि हम लिख सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। दूसरा एग्जांपल है, माना a इज इक्वल टू 1 3 5, 3 एलिमेंट है, और b में x के सभी अवयव जहां x 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो x 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो b में कौन कौन से अवयव होंगे, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। तो ये क्या है, 6 से कम आपकी प्राकृत संख्याएं हो गई, जिसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5। तो इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान हो, ठीक है। दिख रहे हैं आपको 1 3 5, इसमें भी 1 3 5। तो ये जो ए है वो समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 एग्जांपल्स देखे। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि x इस प्रकार है कि x 6 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम विषम प्राकृत संख्या होती, तो हमारा जो बी में सेट है, बी का सेट और कैसा बनता, उसमें हमारे 1 3 और 5 एलिमेंट ही आता है, यानी कि 3 एलिमेंट इसमें होते। तो बी का समुच्चय में इतने एलिमेंट और इसमें भी इतने ही एलिमेंट, उतने सेम एलिमेंट है, बिल्कुल ए में भी उतने ही और बी में भी उतने ही। समुच्चय में जो अवयव है वो भी समान है, तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। यहां से हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। तो इस प्रकार हमने देखा कि उप समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके एग्जांपल्स, उसको निरूपित किस प्रकार किया जाता है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।